हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीबीटीएस कर्रा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जे क्लास 10th का फाइनल मैट्रिक परीक्षा 2024 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम 2024 में फरवरी में होने वाला है और आप लोगों का अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। लगभग आप लोगों के पास 2.5 महीना ही बचा हुआ है। आप लोगों को मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है और फरवरी में आपका 6 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और इस बार एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों का बदल गया है। सुनने में आ रहा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम इस बार पहले की पैटर्न से अलग होने वाला है। आप लोगों का एग्ज़ाम इस बार ऑब्जेक्टिव आपको 30 नंबर का पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव आपको 50 नंबर का पूछा जाएगा। ये आपका पेपर में आपका प्रकाशित हुआ था। और आपका इंटरनल मार्क्स से 20 नंबर दिया जाएगा। टोटल आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो आपका इसमें से 30 नंबर हो गया ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का हो गया सब्जेक्टिव, यानी कि लिखने वाला। और आपका 20 नंबर इंटरनल मार्क्स जो कि आपको स्कूल से दिया जाता है। तो टोटल आपका हो गया 100 नंबर का। तो आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिएगा और अच्छा नंबर लाइएगा पिछले साल के विद्यार्थियों की तरह, और अपना स्कूल का नाम रोशन कीजिएगा और अपना माँ बाप का। तो चलिए, हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हम लोगों का क्या कहता है। देखिए, पहला प्रश्न कहता है हम लोगों का, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती है बच्चों? तो प्रकाश की किरणें गमन करती है क्या सीधी रेखा में, या फिर टेढ़ी रेखा में, या फिर किसी भी दिशा में करती है, या फिर इनमें से सभी, यानी कि ये जितनी भी दिशा है इनमें से सभी करती है, या फिर किसी एक दिशा में? तो आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, 2 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, प्रावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो प्रावर्तन के नियम कहाँ लागू होते हैं दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर डी। प्रावर्तन हम लोग का लागू होता है केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग का प्रावर्तक नियम ये सभी नियमों पर लागू होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, 3 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो आपको बताना है कि कोई एक गोलीय दर्पण है जो कि, और उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आपको बताना है। तो आपका आंसर होगा 3 का ऑप्शन नंबर ए। आधी होती है, क्यों हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, 4 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आपका एक गोलीय दर्पण है जो कि उसका वक्रता त्रिज्या आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी आपको फोकस दूरी निकालना है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर होता है F = R/2। अगर हम लोग
इसको देखिए, F बराबर R/2 है, और यहाँ आपका x यानी कि 2x आपका कितना दिया हुआ है 20, यानी कि 20/2। हम लोग यहाँ काटेंगे, आपका 2 दाएंगे 20 यानी कि 10। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C और F के बीच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर का प्रश्न कहता है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होता है। तो आपका 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर का प्रश्न कहता है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण को उपयोग किया जाता है। तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर का प्रश्न कहता है, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर जो होता है उसमें किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण की। बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी है। तो दोनों को फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, दर्पण लेंस संभवतः है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल संभवतः है। देखिए 10 का आपका क्वेश्चन कहता है, किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है। तो क्या संबंध है आपको बताना है। तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, P = 1/F संबंध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 नंबर का प्रश्न कहता है, लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखिए। तो लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखना है। तो आपका 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M = V/U। ये आपका एक सूत्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। लगभग अल्पतम दूरी क्या होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। यह न्यूनतम दूरी है। यहीं पे सुस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है, और दूर दृष्टि बोलता तो आपका अनंत हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर का प्रश्न कहता है, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र के द्वारा जो हम लोगों का आँख है, तो हम लोग अपने आँखों से वस्तु को देखते हैं तो प्रतिबिंब किस तरह का बनता है आपको बताना है। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखिए 14 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। तो किसमें परमाणु और परमाणु के समूह में आपस में आदान प्रदान होता है आपको बताना है। तो आपका 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विविस्थापन में आदान प्रदान होता है। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपका, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर का आपका प्रश्न कहता है,
उपचयन में, तो उपचयन में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि होती है। तो आपका 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो उपचयन जब होता है तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, याद रखिएगा। देखिए 17 नंबर का प्रश्न आपको है, पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, तो एक्स का नाम क्या है। देखिए पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में, तो आपको एक्स का नाम बताना है। तो इसका आपका नाम हो जाएगा क्या, 17 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए 18 का आपका क्वेश्चन कहता है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, होती है आपका क्षारीय। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 19 नंबर का प्रश्न देखिए आपका कहता क्या है, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। ये आपका चित्र दिया गया है, तो इसमें आपका क्या दर्शा रहा है आपको बताना है। देखिए इसमें से पानी गिर रहा है, ये हाथ लगाया हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, सांद्र अम्लक्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी बता रहा है ये चित्र। देखिए 20 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है। तो क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है, तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, OH-। देखिए 21 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है। तो अम्ल धातु अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है, तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस निकालती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर का प्रश्न कहता है, क्लोरो क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो किस पदार्थ का निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्रकृति संरक्षण है, वह पदार्थ क्या होगा। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार। देखिए 24 नंबर का आपका क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो इसमें आपको बताना है कि किस पीएच वाले मान को आप अम्लीय वर्षा कहेंगे। आपको मैंने अगला वीडियो में भी बताया है। देखिए आपका एक पीएच स्केल होता है जो आपका 0 से 14 का होता है, ये आपका यहाँ पे 7 होता है। देखिए 0 से आपका 7 के बीच आपका अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, और 7 से लेकर 14 के बीच आपका क्षारीय होता है, यानी कि क्षारक होता है। और ये आपका 7 जो होता है वो आपका उदासीन होता है। तो आपका 0 से अगर 7 के बीच रहेगा तो आपका अम्लीय होगा, और आपका 7 में होगा तो ये आपका उदासीन होगा, और 7 से लेकर 14 के बीच होगा तो आपका क्षारीय होगा। तो आपका देखिए यहाँ पे इसमें आपको पूछा गया है कि पीएच मान वाले वर्षा अम्लीय, तो इसमें से किसको आप वर्षा अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इसमें आपका सबसे कम वाली संख्या 5 है, तो इसको हम लोग अम्लीय कहेंगे। सबसे जितना कम रहेगा उतना अम्लीय होगा। आपका एक हो रहता है यहाँ पे, तो आपका एक होता है, जितना कम रहेगा उतना ही आपका अम्लीय होगा, और जितना आपका अधिक होगा उतना क्षारीय होगा। देखिए 25 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है, गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन है। तो वह गैस कौन सा है, तो आपका 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। तो वह हाइड्रोजन गैस है।
देखिए 26 नंबर कहता है रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो आपका 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यानी कि अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, ये तीनों आपका होता है रासायनिक अभिक्रिया में। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 27 का आपका क्वेश्चन कहता है मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो मनुष्य में यानी हम लोगों में पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी छोटी आंत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 का प्रश्न आपका है रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तल ले जाती है क्या कहलाती है? तो ये आपका क्या कहलाती है? धमनी। तो आपका धमनी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 29 का आपका क्वेश्चन कहता है कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो हम लोगों का कोई अंग कट जाता है तो उसमें थक्का बनाने का काम कौन करता है? तो उसमें थक्का बनाने का काम हम लोगों का प्लेसेंटा करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 30 नंबर का प्रश्न है आपका है पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि कहलाती है। तो वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो आपका 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 नंबर का आपका प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद आपका ऑक्सीजन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। आमाशय की आंतरिक अस्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्लेष्मा के द्वारा होती है। देखिए 33 नंबर का प्रश्न कहता है आपका निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा है? तो क्षुद्रांत इसमें सबसे ज्यादा किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। तो गाय का सबसे लंबा क्षुद्रांत है। 34 नंबर का प्रश्न कहता है आपका अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? विखंडन जनन होता है। देखिए 35 नंबर का कहता है पर्तन कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? तो किस प्रकार की जनन की विधि है? तो आपका 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कायिक प्रवर्धन। देखिए 36 नंबर का प्रश्न कहता है आपका निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है? तो कौन मादा जनन के भाग है? तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय। निम्नलिखित में देखिए 37 नंबर निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? कौन सा लैंगिक संचरण रोग है? तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोनोरिया। गोनोरिया आपका लैंगिक संचरण रोग है। देखिए 38 नंबर का प्रश्न कहता है आपका शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो शुक्राणु वृषण में उत्पन्न होते हैं। वृषण होगा यहाँ पे। देखिए 39 का प्रश्न कहता है आपका तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होते हैं, नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होते हैं। तो आपका 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। आप लोग याद रखिए। देखिए 40 नंबर का प्रश्न कहता है यार, यह हम लोगों का लास्ट प्रश्न है 40 नंबर का। यार आप लोगों का ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस है उसको आप दूसरा किस नाम से जानते हैं आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जैव गैस। गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैव गैस से जाना जाता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।